वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध कहते हैं ए जग फिल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो गई है, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स भी क्लियर की होगी या फिर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे होंगे और फिर से वो तैयारी कर रहे हैं। शायद आप अपने आप को जब उनके साथ कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि अभी तो मुझे एक बहुत लंबा रास्ता जो है वो तय करना है। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई एग्ज़ाम क्लियर की है या फिर उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है तो क्या वो ऑल ऑफ द सडन एक दिन में हो गई है? नो। उन्होंने भी ये सारे डाउट्स वाले दिन में से उनको गुजरना पड़ा है और स्टेप बाय स्टेप ही वो कहीं तक पहुंचते हैं। आप बड़ी कंपनीज को देख लीजिए, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक श्योरिटी भी होती है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस जो है, जो आप जो जो लक्ष्य है आपका, जो गोल है, वहां तक पहुंच जाते हैं। सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज 17 अगस्त 2021 है, दिन है ट्यूसडे। अब आप स्टडी IQ के एफर्ट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस ज्वाइंट बटन। एक छोटी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर डियर फ्रेंड्स चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दो आर्टिकल्स काबुल या फिर अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ, और एक पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। फॉल ऑफ काबुल द हिंदू का आर्टिकल है। फॉल ऑफ काबुल यानी कि काबुल जो है ये अफगानिस्तान का कैपिटल है, और काबुल का गिर जाना यानी कि अफगानिस्तान की सरकार जो है वो गिर चुकी है। 15 अगस्त की बात करें तो तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। आज से लगभग 20 साल पहले जब जो 911 वाला अटैक हुआ था 2001 में, तो ये 911 अटैक के बाद USA जो है वो अफ़गानिस्तान में एंटर करता है, और फिर तब से USA जो है वो यहाँ पर एंगेज्ड है। अलकायदा के खिलाफ जो एक 20 सालों से USA ने युद्ध किया है तो वो आज भी चल रहा है। और जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, हम ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस युद्ध में किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, किसी ने कुछ हासिल नहीं किया है। तालिबान भी फ़िलहाल एक पावरफुल पोजीशन पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सफलता मिल गई है। ये तो सिर्फ उनके लिए एक शुरुआत है। उसके बाद वो जो भी एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। और अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश रहा है, अगर आप अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे तो रशिया ने इसको कॉन्कर करने की कोशिश की, वो नाकामयाब रहा। उसके बाद पाकिस्तान और USA यहाँ पर पहुँच गए, और USA ने एक लंबे समय से यहाँ के जो मुजाहिदीन हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। वहाँ से फिर मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको स्टोरी बता रहा हूँ, फिर अलकायदा का जन्म हुआ, और अलकायदा फिर जो है वो तालिबान आया, अलकायदा का जन्म हुआ, और फिर से USA यहाँ पर एंगेज होने लगा, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि USA और NATO फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, और एक तरफ तालिबान जो है वो लगभग पूरे देश को अब कंट्रोल करने लगा है। काबुल एक ऐसा शहर है जहाँ पर 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं। हमने कल ये भी देखा कि कैसे जो काबुल एयरपोर्ट है उसके सिनारियो, आई एम श्योर आपने वीडियोस देखे होंगे, न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो USA का जो एक उनके एयरफोर्स का जो एक बड़ा सा प्लेन था, तो उसके टायर और जो ऐसी चीज़ें थी तो उसको पकड़कर प्लेन को पकड़कर बैठ गए थे, और प्लेन उड़ने लगा, और लिटरली एक ऊंचाई से लोग जो हैं वो गिर रहे हैं। तो सोचिए उनको कितना भय होगा कि वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, वो उस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। अशरफ घानी जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो भी देश को छोड़कर चले गए हैं। अमेरिकन्स ने अपनी एम्बेसीज जो हैं उनको छोड़ दी हैं। युद्ध किए बिना ही सोल्जर्स जो हैं उन्होंने हार मान ली। क्यों? क्या वो हिम्मत वाले नहीं हैं? ऑफ कोर्स हैं, लेकिन
उनके पास कोई लीडरशिप ही नहीं है। पूरी सिस्टम जो है वो टूट गई। पुलिस ने अपने पुलिस स्टेशंस छोड़ दिए, नेटो फोर्सेस जो है वो अब छोड़कर जा रही है, और वहाँ के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, अब अफ़गानिस्तान की सोसाइटी में ऐसा है कि कुछ एरिया जो है वहाँ पर जो एक 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 बाहुबली टाइप व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जो ताकतवर है, तो वो सरकार के साथ मिलकर उस रीजन को, मीन सरकार डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करती है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो उस रीजन का राजा है, आप समझ लीजिए। तो ऐसे लोग जो हैं उनको नाटो सपोर्ट करती थी ताकि तालिबान और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ाई की जाए। लेकिन अब ये सारे बाहुबली जो हैं, जो वॉरलॉर्ड्स हैं, वो भी देश को छोड़कर चले गए हैं, और जैसे पत्तों का एक महल, पत्तों का एक घर जैसे गिर जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक गुलाम भी गिर जाता है, उसमें राजा भी गिर जाता है, तो यही सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल अफ़गानिस्तान की हो रही है। जिन एरियाज़ अब अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं, वे सारे एरियाज़ में तालिबान ने जो एक पुरानी विचारधारा है, जो इससे पहले तालिबान ने लगभग 10 साल जो अफ़गानिस्तान में राज किया, तो उस टाइम पर उन्होंने जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड, मैं जब ये रिलीजियस कोड शब्द पढ़ता हूँ तब मुझे लगता है कि क्या जेन्युइनली हम इसको रिलीजियस कोड कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सिखाता है कि आप जो जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करें, महिलाओं के रेप्स किए जाएंगे, उनको काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी, उनको हमेशा अपना चेहरा जो है वो ढक कर रखना पड़ेगा, अगर वो घर के बाहर निकलती हैं तो कोई ना कोई एडल्ट मेल, चाहे वो उनका बेटा हो, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे वो उनका हस्बैंड हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति उनके साथ होना चाहिए, वरना फिर उस महिला के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा और फिर उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वो सज़ा दी जाएगी। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया है। तो ये सारी पुरानी जो एक विचारधारा है, वो सारी विचारधारा जो है वो अब अफ़गानिस्तान के बहुत सारे रीजन में हमें देखने को मिल रही है। ना तो आप टीवी रख सकते हैं, ना तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, ना पेंटिंग कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और अगर किसी ने ये सारी चीज़ें की या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ की तो उनको एक बहुत ही ब्रूटल पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। ये जो ग्रुप है तालिबान, इसके पास एक पुरानी विचारधारा है और लेटेस्ट मॉडर्न हथियार है। जस्ट इमेजिन कि एक पुरानी विचारधारा को जब लेटेस्ट वेपन्स मिल गए तो वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। यूएसए मानेगा नहीं, लेकिन यूएसए की इस पर्टिकुलर ये जो उनका एक एंडेवर था या फिर उनका जो मिशन था, इस मिशन में यूएसए की हार हुई है। यूएसए ये कहता है कि उनका लक्ष्य जो था वो अलकायदा को हराना था, और अलकायदा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब हमारी यहाँ पर जीत हो गई है। लेकिन तालिबान का क्या? और एक लंबे समय से तालिबान ने अलकायदा को सपोर्ट किया है, अलकायदा ने तालिबान को सपोर्ट किया है, ये सारी चीज़ें चली है, और आप अब ये कह रहे हैं कि अलकायदा ख़त्म हो गया तो फिर आपका मिशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। दैट्स नॉट लाइक इट। 1996 में जब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था अफ़गानिस्तान का, उस टाइम पर वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, वो देश छोड़कर नहीं गए थे। 2021 की जो सिचुएशन है ये काफ़ी डिफरेंट है कि ऐसे सभी बड़े बड़े लीडर्स को देश छोड़कर जाना पड़ा। उस टाइम पर जो अहमद शाह मसूद थे, बुरहानुद्दीन रब्बानी थे, तो ये लोग ऑफ कोर्स कैपिटल को छोड़कर चले गए थे, वो पंजशीर वैली तक पहुंच गए थे, और वहाँ पर वो जो नॉर्दर्न अलायंस है और दूसरे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, उनका सपोर्ट उनको मिला, और फिर से पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उन्होंने स्टार्ट की, और फिर से एक यू कैन से इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना हुई। लेकिन अब ना तो कोई नॉर्दर्न अलायंस है, ना तो कोई सरकार है, ना तो कोई ऐसे ग्रुप हैं जो ऐसी सरकारों को या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। द होल कंट्री एक्सेप्ट सम पॉकेट्स इज़ नाउ फर्मली अंडर द तालिबान्स कंट्रोल। और तालिबान को चाइना, रशिया, पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो स्वीकृति भी दे रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो सेलिब्रेशन भी हुए कई जगहों पर कि तालिबान जो है वो जीत चुका है। और एज वी ऑल नो, हमने कई बार इसके बारे में भी डिस्कशन की है कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है उन्होंने तालिबान को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, मिलिट्री की दुनिया में लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उनको व्हीकल्स प्रोवाइड किए, उनको हथियार प्रोवाइड किए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक लंबे समय से पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करते आया है।
तो अब तो यही लगता है कि एक लंबे समय के लिए ये जो अफ़गानिस्तान देश है, यहाँ पर बहुत ही एक ब्लीक एनवायरनमेंट, बहुत ही आप कह सकते हैं एक अंधकारमय वातावरण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, व्हाट नाउ, अफगानिस्तान में अब क्या होगा, ये सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, ये इस रीजन की भी बात है। अफगानिस्तान सार्क का भी एक पार्ट है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, या फिर जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया का एक देश है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगी। एट्रोसिटीज़, रिप्रेजल किलिंग्स, मैसेकर्स, माइनॉरिटीज़ जो है वहाँ की उनको पर्सिक्यूट करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ये सारी चीज़ें अगर चलती रही तो कोई भी देश जो हैं, ये कुछ देश ऐसे हैं रशिया, चाइना और पाकिस्तान, बाकी के जो देश हैं वो तालिबान के जो ग्रुप या फिर उनके जो लीडर्स हैं, जो एमिरेट हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ उनका ओपनली एंगेजमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन जो है वो अफ़गानिस्तान का किया जाएगा अगर ये सारी बुरी चीज़ें जो हैं वहाँ पर चलती रही तो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि तालिबान जो है वो ऐसे नॉन अफ़गान जिहादिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनके साथ अपनी लिंक्स तोड़ दे, जैसे कि कुछ अरेबिक ग्रुप्स हैं, कुछ चेचन्स सॉरी, ईरानियंस, पाकिस्तानीज, तजिक, तुर्कमैन, विगर, उज़्बेक्स और ऐसे बहुत सारे अलग अलग नॉन अफ़गान जिहादिस्ट ग्रुप हैं। तो उनके साथ या तो तालिबान और ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा, अगर और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें अगर होगी तो दुनिया जो है वो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन करेगी। अगर उनके साथ ये सारे ग्रुप्स के साथ वो अपनी लिंक तोड़ देंगे तो ये भी प्रश्न उठता है कि भाई क्या वो टिक पाएंगे, क्या उनकी ताकत जो है वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि एक लंबे समय से ये सारे ग्रुप्स ने तालिबान को सपोर्ट किया है। तो अब उनकी एक्सपेक्टेशन भी वही है कि अब तालिबान एक पावरफुल पोजीशन पर पहुंच गया है तो आप फिर हमें भी सपोर्ट करें, और हमारे देशों में भी जो हमें अलग अलग रीजन के अलग अलग ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो उनके जो भी देश में अभी वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो इसी प्रकार की सिचुएशन, वो भी पावर जो है उसको हासिल करना चाहते हैं। Even if Taliban does not break its ties with Al-Qaeda and other non-Afghan terror groups, will it restrict and restrain their movements and activities? अगर उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो तोड़ता नहीं है तो प्रश्न ये भी उठता है कि क्या वो अफ़गानिस्तान या फिर जो नज़दीक का एरिया है वहाँ पर ये सारे ग्रुप्स की मूवमेंट्स और उनकी एक्टिविटीज़ को तालिबान जो हैं या फिर एज ए लेट्स से अफ़गानिस्तान क्या इन सारी चीज़ों को रोक पाएगा? क्या तालिबान अफ़गानिस्तान को एक ऐसा लॉन्च पैड बनाएगा जहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर या फिर जो तालिबान दुश्मन देश मानते हैं ऐसे देशों के ऊपर अटैक्स करने के लिए जो ट्रेनिंग है या फिर पूरी जो भी प्रोसेस है टेररिज्म को, एक पूरी टेररिज्म की इंडस्ट्री आप समझ लीजिए, तो क्या अफ़गानिस्तान एक ऐसी इंडस्ट्री बन जाएगा जहाँ पर या फिर एक लॉन्च पैड बन जाएगा? फ़िलहाल पाकिस्तान तो है ही, अब पाकिस्तान को मिल जाएगा एक दूसरा देश, दैट इज़ अफ़गानिस्तान। तो क्या ऐसी सिचुएशन होगी? तो ये भी एक प्रश्न जो है वो दुनिया के सामने है। Afghanistan can't become a horror show for Afghans and still expect the world to look the other way just because it isn't exporting jihad. अगर वो दूसरे देशों में जिहाद को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन खुद अपने देश के लोग जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनके साथ ऐसी बर्बरता से अगर पेश आएगा तो क्या दुनिया उनके साथ एंगेज करेंगी? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। बहुत सारे देश जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ एंगेज नहीं करेंगे या फिर तालिबान के साथ बातचीत या फिर रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो ये सारी चीज़ों को सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे देश इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि देयर इज़ गुड टेररिज्म एंड देयर इज़ बैड टेररिज्म। Foreign jihadists expect Taliban to help them same way they helped Taliban. जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया कि वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तालिबान भी उनकी मदद करे। पाकिस्तान फ़िलहाल भले ही कुछ पाकिस्तान का ऐसा वर्ग है जो इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन एज ए देश पाकिस्तान की बात करें तो उनके लिए भी रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटाकर आज नहीं तो लेट्स से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ऐसी सिचुएशन हो सकती है
कि तालिबान अब कुछ ऐसे अफगान जो पाकिस्तान तालिबान है, अफगानिस्तान का भी तालिबान ग्रुप है और पाकिस्तान का भी तालिबान ग्रुप है, जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है कि ये पाकिस्तान तालिबान जो हैं उनको सपोर्ट किया जाए और फिर पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की सिचुएशन, अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन जो है वो हो सकती है। क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की सरकार या फिर पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो ये मानता है कि ये तालिबान का अफगानिस्तान में आना या फिर उसके पावर सीट पर आना जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि फ्यूचर में जो ट्रेड है और ट्रांजिट रूट हैं, जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया के देश जैसे इसमें कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे देशों के साथ कनेक्टिविटी के लिए अफ़गानिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदर वे राउंड भी साबित हो सकती हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उसको अपने कंट्रोल में रख सके। भारत की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? भारत के पास फ़िलहाल तो ऐसे कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं है। फ़िलहाल तो सिर्फ हम वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो किस दिशा में जाएगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि भारत के जो हमारे लोग हैं उनको हम इवैक्यूएट करें, वहाँ से निकाल कर भारत वापस लेकर आएँ। कुछ ऐसे मित्र देश के लोग जो हैं उनके साथ भी भारत यही करना चाहेगा कि अगर हम भारतीय लोगों को वापस ला रहे हैं तो ऐसे कुछ जो हमारे मित्र देश हैं तो उनके लोगों को भी हम वापस वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ अफ़गानिस्तान के कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप भारत के साथ एक लंबे समय से रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी वापस, जिनको आप कह सकते हैं अफ़गान फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, तो ऐसे लोगों को भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो भारत करेगा, ताकि फ्यूचर में जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, फ्यूचर में जब भी ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर सेटअप हो जाए, तो उस टाइम पर भारत ने जो मदद की है, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ 1971 बांग्लादेश वाला जो लिबरेशन वॉर था, तो उसमें जो भारत ने वहाँ के लोगों की मदद की, तो आज बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है। तो सेम थिंग कैन हैपन इन फ्यूचर। ये एक लॉन्ग टर्म की बात है और हमें अपने आप को डिफेंस वाइज भी तैयार रहना पड़ेगा। हमें फ्यूचर में भी, मीन्स आज तो है ही खतरा, लेकिन फ्यूचर का भी खतरा जो है वो देखना पड़ेगा कि इन केस अगर ये सिचुएशन हो जाती है कि पाकिस्तान भी तालिबान जैसा बन जाता है, तालिबान के कंट्रोल में आ जाता है, तो भारत की डिफेंस सेटअप जो है वो कितनी मजबूत होनी चाहिए। तो थिंग्स आर वेरी वेरी ब्लेक, बहुत ही भयानक चीज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हो रही हैं। जब मैं इसके बारे में सिर्फ सोचता भी हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है, एंड आई एम श्योर हम सबको दुख होता है कि इमेजिन कीजिए कि एट द एंड ऑफ द डे सभी ह्यूमन बीइंग की एस्पिरेशन यही होती है कि वो अपने परिवार के साथ रहें, थोड़े बहुत पैसे कमाएं, चीज़ें ख़रीदें, हैप्पीनेस, हम दुखी होना नहीं चाहते, हम हैप्पी रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। ये सारे एस्पिरेशंस जो हैं वो अफ़गानिस्तान के लोगों के भी हैं, वहाँ के भी यंगस्टर्स के हैं। अफ़गानिस्तान एक बहुत ही यंग देश है, तो उन लोगों के साथ उनकी सिचुएशन कैसी हुई होगी, जस्ट इमेजिन, राइट। तो बहुत ही दुख होता है। लेट्स होप, लेट्स प्रे कि ये सिचुएशन जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 12 अगस्त को भारत सरकार ने द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स को नोटिफाई किया है। बहुत सारा प्लास्टिक हमारे एक दिन में हम यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक जो होता है वन टाइम यूज़ वाला प्लास्टिक, यूज़ एंड थ्रो टाइप ऑफ प्लास्टिक, जिसकी कुछ मिनट्स के बाद कोई भी यूटिलिटी नहीं रहती है। I'll give you one example। मान लीजिए कोई मिठाई का डब्बा है या फिर मिठाई का बॉक्स है या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फ़िलहाल पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये मिठाई का एग्जांपल आया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कीजिए। आपने लेट्स से किताब ऑर्डर की, अब तो थोड़ा चेंज आया है, लेकिन कुछ समय पहले की बात मैं करूं तो अगर हम बुक ऑर्डर करते थे ऑनलाइन, या फिर अगर आप बुक स्टोर में भी जाएं, तो जो किताबें होती हैं तो उनको रैप किया जाता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में, सी थ्रू प्लास्टिक में। अब जैसे ही आप वो किताब खरीदेंगे, व्हाट यू विल डू, आप उस प्लास्टिक को हटा देंगे और वो प्लास्टिक जाएगा डस्टबिन में। फिर हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए गए तो वहाँ पर हमें एक प्लास्टिक बैग दी जाती है, कैरी बैग।
5 मिनट के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो डस्टबिन में चली जाएगी, राइट। हमें लगता है कि वो प्लास्टिक बैग में हम हमारा कचरा डालकर तो हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। नो, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि सही इस्तेमाल अगर रियल सेंस में बात की जाए तो सही इस्तेमाल तो यही होगा कि हम उसका इस्तेमाल ही ना करें। हम खाने पीने की चीज़ें या फिर ऐसी कोई चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं तो जो कुछ ऐसी कॉटन की बैग्स हैं, जितना हो सके उतना हम इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। पैकेजिंग के लिए कागज़ का, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको प्लास्टिक में ही पैक करना पड़ता है, उसकी बात अलग है। लेकिन ख़ास करके वे सारी चीज़ें जो कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके बाद वो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक जो है, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। फिर प्लास्टिक की पानी की बोतल, पहले वो प्लास्टिक के पाउच आते थे पानी के, राइट। वो हर जगह पर पाउच, कितने सारे पाउच हर जगह पर हमें देखने को, कितना कचरा था। अब यही सिचुएशन हो गई है प्लास्टिक की बोतल्स की। 5 रुपए की बोतल, 10 रुपए की बोतल पीने के बाद दैट्स इट, उसको फेंक दिया। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम हम क्रिएट करें। सिचुएशन कैसी हो गई है पता है आपको? एक प्रॉब्लम है, P फॉर प्रॉब्लम, S फॉर सॉल्यूशन। आपने एक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन निकाला। जो प्लास्टिक का पानी का पाउच था तो उसमें पानी ख़राब हो जाता था, माइक्रो प्लास्टिक, ये सारे इश्यूज थे, तो उसकी जगह पर बॉटल्स आ गई। अब बॉटल्स जो हैं उसकी वजह से भी ये कचरे का इश्यू हो रहा है। तो जो सॉल्यूशन है वो अब प्रॉब्लम बन गया। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन जो है उसका प्रॉब्लम होगा कुछ, तो ये साइकिल जो है वो चलती ही रहती है। अब सोचिए, बहुत सारी चीज़ों में ये हो रहा है कि प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है, सॉल्यूशन का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए फिर एक सॉल्यूशन, उसका फिर प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन। ये चीज़ हमें, ये पता नहीं हमारी पैटर्न कहीं ना कहीं गलत चल रही है कि हम इस चक्कर में फंस गए हैं। आज से 2 साल पहले डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की एक एक्सपर्ट कमेटी ने, एक एक्सपर्ट ग्रुप ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, और उसमें से रिकमेंडेशन ये था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल हम बंद करें। और ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सरकार ने इश्यू किया है, तो इसमें यही है कि नए रूल्स ये कहते हैं कि सिंगल यूज़ गुड्स जो हैं, जो ऐसे पॉलिस्टरीन या फिर प्लास्टिक पॉलिस्टरीन, एक्सपांडेड पॉलिस्टरीन से बनाए जाते हैं, जैसे कि ईयरबड्स हैं, प्लेट्स हैं, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, रैपिंग, पैकेजिंग फिल्म्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो 1 जुलाई 2022 से हमारे देश में नहीं होगा। फिर जो कैरी बैग्स हैं, फ़िलहाल जो हम कैरी बैग यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग्स, वो 50 माइक्रोन्स की होती हैं। अब 30 सितंबर 2021 से, इसी साल से 1 महीने के बाद, सिचुएशन ये होगी कि 75 माइक्रोन्स जितनी थिक होनी चाहिए, और 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर 2022 से 120 माइक्रोन्स की ये बैग्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो माइक्रो प्लास्टिक का भी इश्यू नहीं रहेगा। हम जब भी कोई आप कोई भी रैपिंग जो है वो तोड़ते हैं, कोई प्लास्टिक की चीज़ों, कोई प्लास्टिक की एक फिल्म है और आप जब उसको तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत छोटे छोटे माइक्रोन्स जो हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने जो हम देख नहीं सकते, ये प्लास्टिक पोल्यूशन, जो माइक्रो प्लास्टिक का पोल्यूशन है, वो इतना ख़तरनाक है, वो हमारी फूड चेन में भी आ गया है। 2018 में जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर भारत ने ये कहा कि बाय 2022 भारत जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमेशा के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो बंद कर देगा, तब पूरी दुनिया ने भारत की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस टॉपिक को लेकर कई बार बातचीत कर ली है। प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि लॉज तो बनाए जाते हैं लेकिन उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका रिपोर्ट यह कहता है कि 22 ऐसे राज्य हैं जिसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन आज भी उन्हीं सारी जगहों पर, उन्हीं सारे राज्यों में आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो रास्तों के ऊपर देखने को मिलेगा। फॉरगेट अबाउट पीपल यूजिंग इट, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि जो सेग्रीगेशन है वेस्ट का, वो हमारे देश में प्रॉपरली नहीं होता है। ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन तो आ चुकी हैं, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो ग्रीन डस्टबिन में ब्लू वाला कचरा और ब्लू में मिक्स, तो ये मिक्स कचरा जो है वो आज भी चल रहा है। हमारा देश हर साल 34 लाख टन ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और इसमें से सिर्फ 60% ही हम रिसाइकल करते हैं। बाकी का जो प्लास्टिक है वो
या तो रास्तों के ऊपर, या तो ऐसे कचरे के बड़े ढेर के ऊपर, या फिर नदियों में, या फिर हमारे समंदर में ओपनली फेंका जा रहा है। दुनिया की टॉप ग्लोबल 100 पॉलीमर प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं उनमें से 6 कंपनीज भारत में बेस्ड हैं। G7 देश जो हैं अब उन्होंने ये तय किया है कि वो ये ओशियंस जो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया है, तो ऐसे ओशियंस को मिलकर क्लीन करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्लीन कर रहे हैं उनको सपोर्ट हम तभी दे पाएंगे कि हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें एज ए कंट्री और एज एन इंडिविजुअल एज वेल। पैची रेगुलेशंस हैज़ लेड टू प्रोहिबिटेड प्लास्टिक मूविंग अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। कुछ राज्यों ने ये सारी चीज़ें बैन की है, लेकिन फिर दूसरे राज्यों में से अगर आप कहीं पर ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं और आप ऐसी बैग लेकर जा रहे हैं, तो फिर आप इन सारे ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट जो है लोगों का नहीं हो सकता। और जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में मैं बता रहा था, तो हमारी फूड चेन, हमारी पानी की बोतल में भी माइक्रो प्लास्टिक आ जाता है, खाने पीने की चीज़ों में भी माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी भयानक बीमारियाँ भी लोगों को हो रही है और पूरी इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। ओशियंस की बात करें तो इतना बड़ा वहाँ पर प्लास्टिक का पोल्यूशन हो चुका है कि बहुत सारे टोटोइज, जो टर्टल्स बेसिकली, राइट, बहुत सारे टर्टल्स हैं। टोटोइज ज़मीन के होते हैं, टर्टल जो हैं दे आर फॉर पानी। तो ऐसे टर्टल्स अब देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मछलियाँ। तो पूरी इकोसिस्टम को ये माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक पोल्यूशन जो ओशियन में हो रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है। पावरलेस MPs एंड MLAs, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कानून पास किया जाता है, बिल्स पास किए जाते हैं, तो ये बहुत ही हड़बड़ी में किए जाते हैं। और इसकी वजह से होता ये है कि एक ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मिलकर ऐसे अच्छी तरीके से ड्राफ्ट ना किए गए लॉज जो, या फिर ऐसे मीन्स ऐसे ड्राफ्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को देते हैं, एग्जीक्यूटिव्स फिर उनको पास करके पार्लियामेंट में रखते हैं, और पार्लियामेंट में ऐसी कोई खास स्क्रूटिनी नहीं होती है, और फिर वो पास हो जाते हैं। फिर क्योंकि ये जो कानून है उसमें ही कुछ फ्लॉज हैं, तो फिर उसके ऊपर केस फाइल होता है। केस फाइल होता है तो किसका काम बढ़ जाता है? जुडिशरी का। Bills are passed frequently without houses in functioning order, or without allowing legislature to speak on details of the proposed law, or without threadbare scrutiny by House committees. अभी 2 दिन पहले की ही बात है, हमने 2 अलग अलग दिनों पर पार्लियामेंट के फंक्शन के बारे में बात की थी, और तब हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था कि आप जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनके पास भी ये बिल्स जो हैं वो नहीं जाते हैं, ऐसे पास हो जाते हैं। तो हमें समय जो है वो तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉज को पास कर दें और फिर उसको अमेंड करें, और फिर उसको अमेंडमेंट किसके लिए? अमेंडमेंट इसके वक्त के साथ अगर लॉ जो है वो पुराना हो जाता है तो फिर आप उसको अपग्रेड करते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड होते हैं, वैसे ही ऐप अपग्रेड होते हैं, वैसे ही लॉ जो है उसको एक प्रकार से अपग्रेड किया जाता है अमेंडमेंट से। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो लॉ अब किसी काम का नहीं है, तो आप उस लॉ को ही रिजेक्ट कर देंगे। हमारे देश में एक ऐसा लॉ था कि अगर आपको कहीं से करेंसी मिलती है, कोई 1 रुपये का सिक्का मिल गया या फिर 10 रुपये की नोट मिल गई, और अगर आपने पुलिस स्टेशन जाकर उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर आपको आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, या फिर आपको सज़ा हो सकती है। कैन यू बिलीव इट कि ऐसा भी लॉ था? अब एक समय पर शायद वो लॉ इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन आज के ज़माने में वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ही पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि चोरी का लो ना होना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई नहीं है और वहाँ पर 10 रुपये की नोट है, वो अलग बात है कि आप वो पैसे जो हैं वो मंदिर में या फिर मस्जिद में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आप ऐसे दान में दे देंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अपनी जेब में रख लेंगे फॉर वॉट एवर। अगर आप कल किसी को देने वाले हैं या फिर उसके बिस्किट्स खरीद के आप जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको फीड करने वाले हैं, जो भी आपका इरादा हो, लेकिन अगर किसी ने, लेट्स से पुलिस ने देख लिया, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ऐसे लॉ थे। अब ऐसे लॉज को कैसे, बहुत सारे लॉज को निकाला गया है। तो कंटिन्यूसली लॉ बनाना और कंटिन्यूसली ये भी देखना कि कौन सा लॉ आउटडेटेड हो चुका है, किसको अपग्रेड की आवश्यकता है, किसको डिलीट बटन की आवश्यकता है। अब राज्यसभा, लोकसभा और हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के आंकड़े तो हमने देखे ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं कि जब फर्स्ट लोकसभा जो थी उसके 135 सिटिंग्स हुए थे एक साल में। 16th लोकसभा जो अभी 17 चल रही है, इससे पहले की जो लोकसभा थी, तो ये 66 सिटिंग्स हुई, तो लगभग 50% कम।
पीआरएस लेजिस्लेटिव का कहना यह है कि यूपी में 24 सिटिंग्स, बंगाल में 40 सिटिंग्स और केरला में 53 सिटिंग्स हुए। अब ये कुछ राज्य ऐसे हैं, यूपी और बंगाल की बात करें तो यहाँ पर यूपी में 403 मेंबर्स हैं, वेस्ट बंगाल में 294 मेंबर्स हैं। इतनी सिटिंग्स में एक मेंबर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे पाएंगे? कुछ नहीं। दूसरी चीज़ जो इससे भी ख़तरनाक है और जिसको एक डिलीट बटन की आवश्यकता है, वो है 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए पास किया गया था ताकि एक जो एमएलए है वो पैसों की वजह से दूसरी पार्टी जो है वो उसको खरीद कर अपनी पार्टी में ना लेकर आए, और सरकार जो है वो वीक हो जाती थी कि कुछ एमएलए जो हैं वो एक पार्टी को छोड़कर बी में, ए में वो इलेक्शन जीते और फिर वो बी में चले गए, राइट। तो ए जो है उसकी मेजोरिटी कम हो जाएगी, बी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये यहाँ से वहाँ जो आना जाना था, इस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। अब सिचुएशन ये हो गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो एमपीज एमएलएज हैं उनको पार्टी विप्स को मानना पड़ता है। पार्टी विप्स यानी कि पार्टी ये कहेगी कि ये बिल हम टेबल करने वाले हैं, इस बिल में आपको हाँ कहना है, दैट्स इट। ये मुद्दा ओपोजिशन वाले उठाने वाले हैं, इसमें आपको ना कहना है या फिर हाँ कहना है, व्हाटएवर इट इज। तो जो लॉ ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये जो एमपीज एमएलएज यहाँ से वहाँ जाते थे उसको रोकने के लिए लाया गया था। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी या फिर जो शॉपिंग होती थी लेजिस्लेटर की, उसको रोकने के लिए था। अब ये क्या हो गया, ये एमपीज और एमएलएज को चुप रखने का एक साधन बन चुका है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपको वही बोलना है जो आपकी पार्टी का कमांड कहता है। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ एमपीज एमएलएज उन लोग को पसंद नहीं करते, उसमें कुछ खामियां नज़र आती हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी ने बता दिया है तो आपको उस चीज़ को मानना ही पड़ता है। यूके और यूएसए जैसे देश में ऐसी सिचुएशन नहीं है। जस्ट इमेजिन, हमारे देश में जस्ट इमेजिन कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, मेजोरिटी उनके पास है। अगर उनके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उन्होंने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मिलकर कुछ बिल जो है वो पार्लियामेंट में टेबल किया है, तो उनके ही एमपीज जो हैं वो क्या पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ ही उसमें अगर कोई फ्लो है तो क्या बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट में वो बोल पाएंगे? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मोदी जी, यू कैन टॉक अबाउट एनी अदर। वेस्ट बंगाल की सिचुएशन देख लीजिए, या फिर लेट्स टॉक अबाउट पंजाब, जहाँ पर भी मेजोरिटी वाली सरकार है, वहाँ पर हर जगह पर आपको यही देखने को मिलेगा कि एमपी एमएलएज हमारे लिए होते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वोट इसलिए दिया गया है ताकि वो हमारे एरिया या फिर हमारे देश के बारे में अच्छी चीज़ें करें। लेकिन ये कुछ ऐसे लॉज जो हैं वो उनको रोक लेते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट चाहेगा वही चीज़ होगी। यूके यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि रूलिंग पार्टी के कुछ एमपीज जो हैं उन्होंने ओपोजिशन का साथ दिया उस चीज़, वो पार्टी चेंज नहीं कर रहे हैं, पार्टी उनकी वही रहेगी, लेकिन उस इश्यू को लेकर उन्होंने ओपोजिशन का साथ दिया। ऐसा भी हुआ कि ओपोजिशन पार्टीज़ के जो एमपीज़ हैं उन्होंने रूलिंग पार्टी को सपोर्ट किया कुछ इश्यूज़ को लेकर, भले ही पूरी पार्टी उस चीज़ के खिलाफ थी, लेकिन कुछ एमपीज़ ने किया और उनके साथ कुछ, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। लोग उनको नफ़रत की नज़र से नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ पर तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आप गद्दार हैं, इज़न्ट इट? तो दिस इज़ द थिंग। तो ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक एमपी जो हैं वो इम्पोर्टेंट, हर एक एमपी का जो व्यू पॉइंट है, उनकी जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ इंडियन पॉलिटिक्स में अलाउड नहीं है, और ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। यूएनएससी ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में ये जो वायलेंस चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। सिर्फ कहा है, आई डोंट थिंक सो इसके ऊपर यूएनएससी कुछ कर पाएगा। भारत सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना यह है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया यूएसए की फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में से निकलने का, ये डिसीजन उनका सही ही डिसीजन है और ये इसी डिसीजन के ऊपर खड़े रहते हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से खुल चुका है। होपफुली अब इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पैरा एथलीट कंटीजेंट को मिले, जो टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स गेम्स आज से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें जो भारतीय पैरा एथलीट हैं उनके साथ मिले, उनके साथ एक डिस्कशन की। भारत में 55 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस कोविड वैक्सीन के दिए गए हैं
10 और हैंडलूम डिज़ाइन रेस्क्यू सेंटर्स जो रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो देश में सेटअप किए जाएंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रीफब्रिश्ड नेशनल जीन बैंक जो है उसका उद्घाटन किया। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 16,488 हाउसेस का एक कंस्ट्रक्शन का जो प्रपोजल है उसको अप्रूव दे दिया है। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी। आज आपके लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।